measure of variability. Yesterday we have discussed MOCT, that is measure of central tendency. In that we have studied mean, median, and mode, how they are different and where we can, what are the like side effects you can say, or what is the problem with them, or what is the qualities of them. And now we are going to study the measure of variability. I have briefly told you कि what is variability क्या होती है, कैसे मीन से डिविएट होते हैं, क्या होता है, उसी को हम लोग आगे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम आते हैं मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के ऊपर। जैसा वर्ड ही बताता है कि वेरी करना, दैट इज लाइक वेरिएबिलिटी, ठीक है। एंड हाउ वी कैन मेजर, to describe the set of scores in terms of their spread or heterogeneity, कि कैसे उन स्प्रेड एंड हेटेरोजेनिटी मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा, कितना एक दूसरे से डेटा दूर है, क्या डिस्टेंस है उनके बीच का, कितना मींस कितना वेरी करते हैं वो। कंसीडर टू ग्रुप्स ऑफ स्कोर्स लाइक ग्रुप 1 9 5 1, ग्रुप 2 5 6 4। कौन ज्यादा वेरी कर रहा है? क्यों, कौन सा डेटा ऐसा है जो जिनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है? गेस करो, देखो, दिस वन और दिस वन। हाँ 5 6 4 सर। नहीं, 5 6 4 7 में कम है। दोनों का मीन कितना आ रहा है? बोथ हैव ए मीन एंड मीडियन ऑफ 5, है ना। ग्रुप 2 हैज मच मोर होमोजेनियस जी और सिमिलर स्कोर्स देन ग्रुप 1, है ना। सो अब राइट, 9 ग्रुप 1 ही है। 9 और 5 के बीच में 5 4 का गैप है, 5 1 के बीच में 4 का गैप है, ठीक है। 5 6 में 1 का, जी 6 4 में 2 का, 5 4 में 1 का। तो ये कम वेरी कर रहे हैं स्कोर्स, यहाँ पे ये ज्यादा वेरी कर रहे हैं। समझ में आई बात? जबकि मीन दोनों का है। तो अब इसी चीज को समझने के लिए हमें वेरिएबिलिटी की जरूरत पड़ती है। एक क्लास है, क्लास में जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था डिस्कस करते वक्त कि क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और मैक्सिमम स्कोर दे कैन स्कोर ऑन सर्टेन सब्जेक्ट जो मान लिया 50 का है, ठीक है। तो अगर एक बच्चे का स्कोर फुल स्कोर आ गया है 50, दूसरे बच्चे का स्कोर आया 10, ठीक है, तो 10 और 50 के बीच में बहुत अब इनका एवरेज निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 30। लेकिन ये 30 से बहुत दूर है और ये भी 30 से बहुत दूर है, तो इसकी वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। यानी कि मीन इसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। 30 से ना तो मुझे आइडिया लग रहा है 10 का, ना तो मुझे आइडिया लग रहा है 50 का। जबकि अब इन स्कोर्स को मान लिया 10 का है, इन स्कोर्स को देखो, इनका मीन कितना आ गया? 5। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 के आसपास सारे स्कोर्स हैं। इसको नहीं कर रहा है क्योंकि 9 इससे बहुत दूर है। तो इसी जो वेरिएशन को हम बोलते हैं वेरिएबिलिटी, और ये हमें बताता है कि हमारा ग्रुप एक जैसा है या उसमें बहुत स्कैटर्ड डेटा है, कोई इधर है, कहीं वो है, कहीं और है। तो ये वेरिएबिलिटी हमें ये बताती है। कॉन्सेप्ट समझ में आया ये बात कि कॉन्सेप्ट वेरिएबिलिटी का क्या होता है? नो वेरिएबिलिटी इन कैश, मतलब क्या है कि ये पैसे हैं कुछ, अगर आप देख रहे हैं तो सेम अमाउंट है ये सारे। यहाँ ये वेरिएबिलिटी है, ये कम पैसा है, ये ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है, ये इन दोनों से कम है लेकिन इससे ज्यादा है, ये बीच का है ना। तो मीन का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सेम थिंग जो मैंने आपको बताई, ठीक। अब आता है, अब जैसे वेरिएबिलिटी, अब ये भी वेरिएबिलिटी है। अगर आप देखो, मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बता रहा हूँ आपको क्या वेरिएबिलिटी है। ये सारी फिश है, ये छोटी सी फिश है, इसका कलर अलग है, तो ये वेरिएबल है, वेरी करते हैं एक दूसरे से, और ये बहुत ही अलग है ना। अब अगर इन फिशेस की बात करें तो इसके अंदर नो वेरिएबिलिटी, सब एक जैसे हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से? जी सर जी।
तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वेरिएबिलिटी का। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमओवी, एमओवी मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था वैसे ही मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी भी है। तो क्या है, लेट्स सी, इट एक्सप्रेसेस क्वांटिटेटिवली the extent to which the score in distribution is scattered about or cluster together। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने बोल दिया कि हमारा, ऐसे रफली मैं बता रहा हूं कि हमारा मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी 5 है, तो ये हमें ये बताता है कि हमारा डेटा 5 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, कोई भी डेटा। अगर हमारा मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी 100 है तो ये बहुत ज्यादा वेरिएबल डेटा है। बात आ रही है समझ में, है ना? तो ये हमें बताता है कि हमारा स्कोर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। They describe the spread of entire set or score, entire set of scores, जैसे पहले हमने अभी देखे scores, but do not specify how far a particular score diverges from the center of the group। ये हमें बताता है कि मैक्सिमम कितना वेरिएशन है हमारे उसमें, लेकिन ये नहीं बताता मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी कि ये सेंटर से, सेंटर ऑफ द ग्रुप, ग्रुप का जो सेंटर है उससे कितना डी। ये सिर्फ इतना बता देता है कि 5 का मतलब है कि इनकी वेरिएबिलिटी ऑलमोस्ट 5 है, कि एक पॉइंट से ये अगर एक 4 स्कोर 4 आया है तो दूसरे का 9 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। यानी 5 पॉइंट्स का डिफरेंसेस हो सकते हैं, या -1 हो सकता है, 4 माइनस अगर 5 कर देंगे दोनों साइड। सो दिस इज व्हाट क्या कहते हैं वेरिएबिलिटी इज। एंड देन MOV doesn't provide information of shape or distribution of the level of performance of the group। अब ये जैसे है, आपने वेरिएबल निकाल लिया, वेरिएबिलिटी निकाल ली, तो ये नहीं बताता कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या स्क्यूड है, ये हमें कुछ नहीं बताता, ठीक है। और ये भी नहीं बताता है कि क्या कहते हैं किसी भी सैंपल की परफॉर्मेंस कैसी है। उसने एक सिंपल सा बता दिया कि 5 है। अब स्कोर चाहे 100 और 105 हो, चाहे 5 और 10 हो, चाहे वो 10 और 15 है, सबके बीच की वेरिएबिलिटी 5 ही है। तो ये सिर्फ इतना बता देता है, ये नहीं बताता कि ये स्कोर्स क्या होंगे, ये हमें नहीं बता पाता, ठीक है। तो ये हमें सिर्फ इतना ढूंढ ढांड के बता देता है कि इतना वेरी कर रहे हैं स्कोर, कितना स्कैटर है। To describe a distribution adequately, we usually must provide a MOC and MOV in addition to describe the shape। अब MOV और MOC हमने पढ़ा, हमने कल MOV पढ़ा था। अब ये हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ है, ये है, यहाँ पे मीन मीडियन मोड सेंटर में होते हैं। अगर हमें एग्जैक्टली पता करना है कि हमारा स्कोर कितना वेरी करता है तो कैसे होगा, जब अगर हमने वेरिएबिलिटी निकाल ली 5 है तो हम ये कह सकते हैं कि मीन इतना आया है, तो अभी मीन से 5 इधर हो सकता है, 5 इधर हो सकता है, इतना वेरिएशन पॉसिबल है। तो एमओसी ने वो भी इन एडिशन टू डिस्क्राइब द शेप। सो यूजुअली हम पहले एमओसी की कैलकुलेशन भी करते हैं जिससे हमें पता लगे कि हमारा स्कोर कितना है, किधर कितना डिविएट कर सकता है। एमओवी आर particularly important in statistical inferences। हमने बात की थी इन्फ्रेंसेस की, कि हम प्रेडिक्शन करते हैं, टी टेस्ट लगाते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो उसको हम इन्फ्रेंसेस बोलते हैं। तो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप आगे पढ़ेंगे, हम वेरिएबिलिटी निकालते हैं जब हम इस तरह की स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करते हैं। अब MOV यानी मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का क्या काम है, कैसे हमें हेल्प करता है। पहली चीज स्टेब्लिश नॉर्म और स्टैंडर्ड। अब कल मैंने बात की थी कि हमने 1000 लोगों के ऊपर IQ असेसमेंट किया है, हमारे पास डेटा आ गया, हमने नॉर्म्स डेवलप कर लिए। अब हम एक इंडिविजुअल का IQ असेसमेंट कर रहे हैं तो उससे कंपेयर कर रहे हैं, और साथ में हम ये भी बता रहे हैं कि इसका जो वेरिएबिलिटी है
वो 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 होने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी का IQ आया 90 और वेरिएबिलिटी है 5, तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई मुझे बता पाएगा क्या? कल मैंने बताया था बहुत स्पेसिफिकली और क्लियरली। आइडिया है किसी को क्या करते हैं? बोलिए। मतलब ये वेरी कर सकता है 5 पॉइंट, एरर के चांसेस इतने हैं, 95 हो सकता है, 85 भी हो सकता है, तो इतना वेरिएशन होता है हमारे हो सकता है, ये हमें बताता है ये 5। बीच में बोल दिया करो भाई। तो कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप विद दैट स्टैंडर्ड डेवलप करेंगे। फिर हम उसको, यही मैंने बताया कि आप उसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैंने बोला कि आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा जो इंडिविजुअल है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कितना वैरी कर सकती है, तो ये हमें पता लगता है। कंपेयर वन ग्रुप परफॉर्मेंस विद अनदर ग्रुप परफॉर्मेंस। अब वेरिएबिलिटी हमें दूसरे की परफॉर्मेंस, और मान लिया 2 ग्रुप हैं, दोनों का निकाला है, तो हमें वो बताएगी दोनों में कितना डिफरेंस है। तो 2 ग्रुप की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए भी कहा जा सकता है कि वो माना जा सकता है कि भाई वो एक बेहतर ऑप्शन है। ठीक है। टाइप्स ऑफ MOV, देयर आर 5 मेजर्स ऑफ वेरिएंस। क्या है देखते हैं। रेंज, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। इनमें से कुछ के नाम भी आपने सुने। ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं रेंज। अब रेंज क्या होता है? रेंज को हमने जैसे जैसे कुछ स्कोर्स हैं 5, 8, 9, 10, 15, 18, 20, ये इतने ही हैं। ठीक। अब इसकी रेंज कैसे निकालनी है हमें? इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 18। सबसे छोटा कौन सा है? 5। तो 18 माइनस 5, 13। 13 इज द रेंज। रेंज क्या कहा? URL, यानी जो अपर रेंज की लिमिट है वो, यानी X मैक्स। यानी इसमें सबसे बड़ा क्या है? इसको आप अरेंज कर सकते हैं वैसे, सबसे बड़ा वैसे वैसे ये अरेंज भी है, ये सबसे बड़ा यहाँ पे रह गया। एक मिनट, हेलो हेलो हेलो। तो सबसे बड़ा स्कोर और सबसे छोटे स्कोर की को से माइनस कर देते हैं, वो हमारी रेंज हो जाती है। रेंज का मतलब है हमारे स्कोर 5 और 18 के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसी को हम रेंज बोलते हैं। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर in the distribution. It is also the difference between the maximum upper limit and the minimum lower real limit of the x. So, x मतलब हमारा जो डेटा आ रहा है। ठीक है। अब ओके, सो नाउ यू टेल मी द रेंज। इसका रेंज क्या है भाई? इसमें देखो इतने लोग हैं, इनके ये स्कोर्स हैं, तो स्कोर्स में सबसे बड़ा स्कोर 9 है, सबसे छोटा 3 है, तो रेंज हमारी क्या हो गई? हाई माइनस लो, तो 9 माइनस 3, 3 इक्वल टू 6। ठीक है। आप रेंज समझ में आई? बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। इट इज जस्ट ए कैलकुलेशन दैट इज वेरी सिंपल वन। ये हमें एक आइडिया बता देती है कि इस रेंज में स्कोर है। जैसे आप पूछते हैं ना कि भाई कहीं आप प्रॉपर्टी लेने के लिए गए तो क्या रेट है, तो वो आपको रेंज बताता है कि भाई ये 30 लाख टू 40 लाख के बीच में इस एरिया में जमीन मिलती है, तो दैट इज रेंज। ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेंज क्या होगा? इट इज ए सिंपलेस्ट, क्विकेस्ट एंड द क्रूडेस्ट मेजर ऑफ वेरिएंस। सिंपल है, क्विक है
और क्रूड है। क्रूड मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड मेजर नहीं है। सिंस इट इज इजी टू कंटिन्यू and its meaning is direct, the range is ideal for primarily work and circumstances where precision is not an important requirement. तो क्विक है, इजी है, तो उससे क्या फायदा हुआ? इजी करना, कैलकुलेट करना बहुत इजी है ना? एंड जहां और बहुत ज्यादा प्रिसीजन नहीं होता है इसमें, लेकिन और जहां पे ज्यादा हमें प्रिसीजन यानी बहुत ही सूक्ष्मता के साथ बहुत ही एक्यूरेटली असेस ना करना हो कोई चीज, तो हम वहां पे रेंज यूज कर सकते हैं। इट इज it is a little use beyond the descriptive level। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की तरह यूज होती है, आगे इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं डेटा एनालिसिस वगैरह में, ठीक है? देन इट वेरीज मोर विद सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। जितना सैंपल में फ्लक्चुएशन होगा उतना ज्यादा ये वेरी करेगा, राइट? क्योंकि अगर एक स्कोर बहुत छोटा है, एक स्कोर बहुत बड़ा है, तो रेंज आपकी बड़ी हो जाएगी। तो ये डेटा का जो स्कोर्स का जो वेरिएशन है वो इसको अफेक्ट करता है, ठीक है? देन हम आते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सैंपल साइज बीइंग ग्रेटर। व्हेन सैंपल साइज इज ग्रेटर, सो अब क्या होगा? अगर बड़ा सैंपल है तो हमारा रेंज भी बड़ी हो सकती है। It is not sensitive to the total condition of the distribution। तो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन उस पूरे जो स्कोर्स हैं उनको लेके उतना सेंसिटिव नहीं है कि ये सिर्फ अपर स्कोर और लोअर स्कोर ले लेता है, उसके उसमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना स्कोर बीच में है, वो उसके बारे में बीच के स्कोर से इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये किसके साथ में है ना? It ignores the score in the distribution, hence it is not a very accurate measure। ये बहुत सारे स्कोर्स को तो छोड़ देता है, सिर्फ 2 ही स्कोर लेता है, तो बहुत सेंसिटिव और बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसको एक्यूरेट नहीं होता है बहुत ज्यादा। नाउ वी आर कमिंग टू क्वार्टाइल डिविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब ये समझना है, ये आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है। तो a distribution can be divided into 4 equal parts and using quartiles, ठीक है? अब 4 equal parts क्या हो गए? अब हमारा डेटा ये है, रेंज है, यहाँ पे एक स्कोर है, एक ये है, हमने एक लाइन से बना लिया, तो इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो Q1, Q2, Q3, ठीक है? तो अब क्या हुआ? ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स यूजिंग क्वार्टाइल्स। सो Q1, और हम इसको क्या बोलते हैं, कह सकते हैं ये Q1 है, ठीक है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? 25th परसेंटाइल। इसको हम क्या बोलते हैं? 25th परसेंटाइल, ठीक है? तो 25th परसेंटाइल भी इसको हम बोल सकते हैं। ये वो स्कोर है, इज द स्कोर दैट सेपरेट द लोवेस्ट 25% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द रेस्ट। यानी कि जो भी हमारे स्कोर्स हैं वो इस Q1 यानी 25th परसेंटाइल से नीचे हैं। सारे स्कोर में ये इससे नीचे रहेंगे 25th परसेंटाइल से, ठीक? अब आ गया क्वार्टर Q2, क्वार्टाइल 2। क्वार्टाइल सेकंड कौन सा कहां पे है? वो यहां पे कहीं पे होगा। इसको हम Q2 या 50th परसेंटाइल बोलेंगे, ठीक है? अब ये 50th परसेंटाइल क्या है? कि इज द स्कोर दैट हैज एग्जैक्टली 50% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिलो इट। यानी 50th यानी कि क्वार्टाइल 2 के नीचे 50% है, यानी कि यहां से लेके यहां तक 50% स्कोर्स हमारे हैं, ठीक है? अब आएगा आपका Q3 का, अब आपको समझ में आ रहा होगा, यानी 3/4 यानी कि 75th परसेंटाइल
मीन 75% लोग इस क्वार्टर के, इस क्वार्टाइल के नीचे आएंगे और बाकी के बचे हुए यहाँ पे आ जाते हैं आपके टोटल 125%, वो आपका टोटल 100% हो जाते हैं। तो इसी को हम Q1, Q2, Q3 या 25th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल बोलते हैं। तो ये भी आपको रेंज के बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं द सेमी इंटर क्वार्टाइल range is a half of the interquartile range, where interquartile range is the distance between the first quartile and the third quartile। तो अब हमारा फिर से हम इसको देखते हैं, कंफ्यूजन जरा सा भी होगा तो आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है। ये हो गया Q, बीच में आ जाएगा Q1, Q2, नहीं सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है। सो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3, यानी 25th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल एंड 75th परसेंटाइल। ठीक, इतना हमने बात कर ली थी। तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द हाफ ऑफ देयर क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज, where interquartile range is the distance between first quartile यानी कि ये and the third quartile। तो कहने का मतलब ये है सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होती है, इनके और इनके बीच की दूरी, इन दोनों के Q1 और Q3 के बीच की दूरी, ये होता है, इसको हम सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। तो सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो क्योंकि ये इसका हाफ हो गया, सेमी का मतलब क्या हुआ, आधा। तो सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या हुआ, आधी चीज। Q3 और Q माइनस Q3 और Q1 का जो स्कोर है वो माइनस कर देंगे, जो हमारा आएगा उसको सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज बोलते हैं, है ना, क्योंकि आधे का। क्लियर है ये। तो सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज हो गया। क्वार्टाइल इज समटाइम आल्सो नोन एज प्रोबेबल एरर if the score in the distribution are packed closely together, the quartile will be near one another and the probability error will be small. But if the scores are widely scattered, the quartile will be relatively far apart and probability error will be large। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप कुछ पूछ रहे हैं, कोई किसी ने माइक ऑन किया अपना? नहीं। तो अब इसकी इसमें सर इसको एक Q3 चीज और माइनस जो हमें Q1 है ना सर? समझनी है, जो हमें नहीं क्लियर करनी, हाँ सेमी इंटरक्वार्टाइल Q3 माइनस Q1। अब ये कह रहा है कि भाई इसमें एरर होने के चांसेस हैं। कैसे एरर हो सकते हैं, आपने ये लिया, ये स्कोर की वो है, ये आपका Q3 हो गया, Q2 बीच में आ जाएगा, Q1 आ गया, ठीक है। अब क्वार्टाइल हो सकता है, अगर ये क्वार्टाइल बहुत दूर दूर हैं तो क्या होगा, उसका मतलब क्या है, और पास पास होंगे तो क्या होगा, होगा ये। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि अगर हमारा एक स्कोर 100 है और एक स्कोर है 500, बाकी के स्कोर है 98, 95, 85 समथिंग, तो अब देखो ये और ये दो स्कोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्वार्टाइल इज समटाइम आल्सो नेम एज प्रोबेबल एरर, कि क्या पॉसिबिलिटी है एरर होने का। इफ द स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन आर प्लेस्ड क्लोजली टुगेदर, द क्वार्टाइल, अब पास पास होंगे स्कोर्स का मतलब क्या है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो कर रहे हैं, will be near one another and the probable error will be small। तो जितना पास होंगे ये इनकी क्वार्टाइल रेंज, उतने ही ये ज्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे, एरर होने के चांसेस कम से कम होंगे। लेकिन जितना दूर दूर स्कोर्स होंगे उतना ही ज्यादा एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। इट इज ए मेजर it measures variability by focusing on the scores in the middle 50% of the distribution and ignore the extremes. Sorry. As a result, it is not influenced by extreme scores. Therefore, tend to be more stable and measured than the range. अब रेंज में क्या था, अगर पहला आखिरी स्कोर दोनों बहुत बड़े या छोटे हैं तो अफेक्ट कर देंगे, ये उससे आपको बचाता है। ये रेंज है, हमने क्या किया, इंटर क्वार्टाइल रेंज ही ली, है ना, Q1 और Q3 और ये Q2, ये स्कोर्स हमने हटा दिए। ये स्कोर्स कौन से हैं, एक्सट्रीम स्कोर्स। एक्सट्रीम स्कोर्स कहाँ होते हैं, यहाँ पे, जिनके चीजों को हम क्या करते हैं, जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। तो हम ये वाले स्कोर्स लेते हैं, ये नहीं लेते हैं। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आपका क्या करता है, या आपका क्वार्टाइल क्या करता है कि आपके जो एक्सट्रीम स्कोर्स हैं उनको क्लियरली अलग कर देता है। यानी Q3, Q2, Q1 ये हम ले रहे हैं, ये एक्सट्रीम स्कोर्स इस साइड के हम हटा देते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आप आई थिंक आप लोग हैं ऑनलाइन। It does not consider the whole distribution when measuring variability and does take into account the actual distance description of how scattered and clustered the scores are, and both are considered relatively crude measures of the variability. तो ये भी crude measure ही है, जैसे उसमें उसका था वैसे ये है। It in its calculation the whole data is not taken. अब इसमें क्या है कि सारा डेटा तो लिया नहीं गया है ना। We have not taken all the data in measure of this quartile one, है ना। तो only 75% of the data is taken into the account. Extremes हमने छोड़ दी ना। When open-ended distribution, it may be the only measure to use. Open-ended distribution मैंने कल बताया था आपको क्या होता है। Its sample stability is better than the range. इसकी सैम्पलिंग एबिलिटी स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि रेंज में तो हम कुछ ले ही नहीं रहे थे, एक्सट्रीम स्कोर्स ले रहे थे ओनली। तो इट इज यूजफुल इन लिमिटेड टू द रियलम ऑफ डिस्क्रिप्टिव। ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए ही ज्यादा बेटर तरीके से काम करता है, इन उसमें ही ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। तो अब अपना माइक बंद कर लो, कोई मेरी आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है। अब आता है मीन डिविएशन एंड एवरेज डिविएशन। अभी तक हमने बात की रेंज की, दूसरी हमने बात की क्वार्टाइल और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मीन डिविएशन और एवरेज डिविएशन। ठीक है, तो mean deviation is sum of the absolute value of the deviation from the mean divided by the number of items. तो mean हमें पता है क्या होता है। अब mean deviation की बात करते हैं। mean deviation का मतलब है कि हमारा जो mean है सेंटर में, उससे हमारा डेटा कितना वेरी कर सकता है, हमारे डेटा में कितना वेरिएशन है, इसको ही हम मीन डिविएशन बोलते हैं। मतलब ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो मीन डिविएशन इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिविएशंस फ्रॉम द मीन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। अब देखो एक एक लाइन इसका समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आगे स्टैट्स में प्रॉब्लम आएगा। तो मीन डिविएशन इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिविएशन। मान लिया कि कैसे निकालेंगे कि आपके स्कोर्स हैं 4, 5, 6, 8 सपोज, इनको प्लस करेंगे तो कितना हो गया 23। आई थिंक कितने स्कोर्स हैं 1, 2, 3, 4,
डिवाइडेड में, चलो इसको 24 कर लेते हैं, है ना, एक 1 स्कोर और है मान लिया, तो डिवाइडेड बाई कितना 1 2 3 4 5 हो गया अभी, तो 5, ये 25 कर लेते हैं टू मेक इट इजी, 25, तो आ गया हमारा मीन 5, ठीक है, ये 2 हो गया स्कोर। तो अब हम इसका क्या लिखा है, मीन डेविएशंस इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेविएशंस। सो मीन डेविएशन क्या हो गया, मीन आ गया 5, अब मीन से ये कितना डिविएट कर रहा है, 2 - 5 कितना डिविएट कर रहा है, 3, ये कितना डिविएट, ये -3 सॉरी, ये -5, ये -5, ये -5, यानी मीन से सबको माइनस कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा मीन डेविएशन। तो 4 5, तो ये -1, ये 0, ये +1, ये +3, तो ये आपके क्या आ गया, मीन डेविएशन इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। अब ये डेविएशन निकल आया मीन से, टोटल आइटम में अब इसको हमने प्लस कर लिया, प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें हम ये साइन नहीं देखेंगे, प्लस हमने कर लिया तो कितना आ गया, 3 1 4 8 आ गया, 8 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, तो अब जो 8/5 जो स्कोर आएगा वो हमारा क्या हो गया, वो स्कोर हमारा हो जाएगा मीन डेविएशन। जैसे मीन निकालते हैं, ये है डेविएशन का मीन। एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, फाइनली जब आप करेंगे उसमें चेंजेस भी होते हैं कुछ, किस तरह से करना है ना। मैं फिर से करता हूं, तो अब जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ये डेटा कैसे निकालते हैं, ये सिग्मा x अपॉन n हो गया, सिग्मा का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल दीज स्कोर्स डिवाइडेड बाय n, और फिर मीन से इनको सबको डिवाइड कर लिया, वो हमारा आ गया, स्कोर आ जाता है। तो अब अगर हम यहाँ देखें, एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीन, x हमारे स्कोर्स हैं, ये मीन हमने निकाला, मीन से हमने माइनस कर दिया, ये मीन आया, तो 5 को मीन से माइनस किया तो 8, यहाँ 4, यहाँ 3 5 5, तो अब इनको हम प्लस साइन में ही लिखते हैं, ठीक है, तो सबको हमने प्लस में कर लिया, 24 आ गया, 24 डिवाइडेड बाई 5 आपका आ गया 44.8, तो ये आपका एवरेज डेविएशन आ गया। कैसे आया, ये स्कोर था, ये मीन था, ये मीन से माइनस करने के बाद स्कोर्स आए, ये हमने यहाँ पे लिख दी, स्कोर्स है, मीन से माइनस करने के बाद है, इनको प्लस कर लिया, इसको हमने डिवाइड कर लिया, ये आपका आ गया मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन डेविएशन, मीन और एवरेज डेविएशन। समझ में आई बात कि डेविएशन का एवरेज इज मीन डेविएशन, ऐसे समझो, आई बात समझ में, क्लियर है ये बात? हाँ बोलिए, कौन बोल रहा था, बोलिए, कुछ पूछना है? नहीं, एनीवन बोल तो भाई। ये इसी फॉर्मूले में पुट करना है सर? फार्मूला कुछ नहीं है, फार्मूला तो सिंपल सा है, देख ही लिया आपने फार्मूला क्या है। ये हमारे पास स्कोर्स हैं, इनका मीन निकाल लिया, मीन आया 13, अब 5 - 13 8, 9 - 13 4, तो 16 - 13 +3 +5 +5, अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इसी को इसका हमने वो चेंज कर लिया, क्या कहते हैं, क्या चेंज कर लिया, इसके साइन हटा दिए हमने, क्योंकि हमें साइन से मतलब नहीं, हमें सिर्फ डेविएशन से मतलब है, किस साइड में डेविएशन हो रहा है उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, साइन सिर्फ ये बताता है किस साइड में आपका डेविएशन हो रहा है मीन से। अब इसको हमने प्लस कर लिया और ये आपका स्कोर आ गया, डिवाइड कर दिया n से, तो ये आपका स्कोर आ गया 4.8, दैट इज योर मीन एवरेज डेविएशन। क्लियर? यस सर। अब यूज ऑफ एडी यानी एवरेज डेविएशन का मतलब क्या होता है, क्या बताता है, ऑल्दो इट इज वेरी लिमिटेड यूज बट इट यूज्ड ओनली व्हेन it is desired to weigh all the deviations of the scores from the mean according to their size। तो अब क्या है, इसमें सारे के सारे स्कोर्स इन्वॉल्व हैं, कौन किससे दूरी पे है,
मीन से वो हमें पता लगता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। व्हेन एक्सट्रीम डेविएशन टेंड टू अनड्यूली इन्फ्लुएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। सो अब जब स्टैंडर्ड डेविएशन को बहुत जो एक्सट्रीम स्कोर्स है, मान लिया ये 518 चल रहा था, अचानक से यहाँ पे आ जाए 100 का स्कोर, तो ये सारा का सारा खेल बिगाड़ देगा, रियल डेविएशंस नहीं पता लगेंगे हमें, है ना। तो एक्सट्रीम स्कोर्स में क्या करेगा, मीन बढ़ जाएगा, मीन बढ़ जाएगा तो डेविएशन स्कोर्स बढ़ जाएंगे, तो मीन डेविएशन भी ज्यादा आएगा, ठीक है। जो प्रॉपर रिप्रेजेंट, इसीलिए सैंपल अगर रैंडम सैंपल हो और हमारे प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो करता हुआ हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाती हैं एक्सट्रीम स्कोर्स वाली, ठीक है। क्योंकि एक्सट्रीम स्कोर्स होंगे नहीं, जितने होने चाहिए उतने होंगे, तो ये यूज होता है आपका एवरेज डिविएशन या मीन डिविएशन का, जिसको हम बोलते हैं। तो वेरिएंस इट इज ए मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन स्कोर्स। अब देखो वेरिएंस क्या है, वेरिएंस इज मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन स्कोर्स। क्या हुआ ये देखो, यहां से बताता हूं, ये आपने डिफरेंस निकाल लिया, ये कैसे डिफरेंस आया पता चला आपको, ये वाला भी हटा देते हैं, ये था हमारा स्कोर्स, ये 13 हमारा मीन आ गया था, यहाँ हमने कैलकुलेट, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, आपने देखा ये हमने कैलकुलेट किया था, ये हमारा मीन हो गया जो हमारा 13 आया है। अब इस 13 में से हमने मीन डिविएशन निकाल लिया x माइनस म्यू करके। अब जो 8 आ गया इसका स्क्वायर कर देंगे हम टू रिमूव द माइनस। मैथ बेसिक आनी चाहिए, नहीं आती है तो आप मेरे को बताओ, थोड़ा सा मैं बता दूंगा, बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, स्क्वायर रूट पता है सबको क्या होता है, स्क्वायर रूट या स्क्वायर, जैसे हम लिखते हैं 8 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 64, है ना। और हमें ये भी पता है कि जब हम स्क्वायर 8 स्क्वायर का मतलब हुआ है 8 इंटू 8, तो -8 इंटू -8 होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 64, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम क्या किया, 8 की जगह यहाँ पे हमने 64 लिख दिया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, इसका स्क्वायर कर लिया या स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं। तो अब क्या आ गया, तो मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन स्कोर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेरिएंस, बिकॉज ऑफ द स्क्वायरिंग ऑफ द डेविएशन वैल्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेरिएबिलिटी बिकम्स लार्ज। तो जब हम स्क्वायर कर लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है वेरिएबिलिटी, यानी कोई बहुत छोटी चीज है हमें नहीं दिख रही है, स्क्वायर कर देंगे तो यानी उसका कई गुना हमने कर दिया, 8 को 8 गुना कर दिया हमने, 8 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो हमने उसको स्क्वायर कर लिया यानी बड़ा कर दिया। तो फॉर दिस रीजन वेरिएंस एज एमओवी इज लिटिल यूज एट डिस्क्रिप्टिव लेवल इन स्टैटिस्टिक्स, बट इट इज ए ग्रेट यूज एट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो अब इनसे तो हमें सीधा सीधा डेटा समझ में आता है क्या है, तो मीन डिविएशन या एवरेज डिविएशन से हमें आइडिया लग जाता है कि भाई हमारा 4.8 आया है, तो सारा डेटा करीब के बीच का जो गैप है या डिविएशन जो है वो 4.8 है, इससे हमें आइडिया लग गया। लेकिन जब मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, स्क्वायर रूट हम कर देते हैं उसी का, तो वो उससे हमें ज्यादा समझ में नहीं आता, यानी वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के तरह यूज नहीं होती है, वो फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ज्यादा बेटर हो जाती है, जिससे हमें ज्यादा बेटर तरीके से चीजें समझ में आती हैं। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो वेरिएंस समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। वेरिएंस इज ए मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ऑफ सैंपल, यानी कि हाउ क्लोज इज द ऑब्जर्वेशन क्लस्टर अराउंड द मीन। तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। डिस्पर्शन मीन्स कि ये हमारा मीन है, ठीक है। क्या कह रहा है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन ऑफ सैंपल क्या है ये, हाउ क्लोजली द ऑब्जर्वेशन क्लस्टर अराउंड द मीन, कि कितना ज्यादा यहाँ पे अगर वेरिएशन कम है तो ज्यादातर लोग यहीं पे होंगे ना, अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो बिखरा हुआ है सैंपल,
तो ये हमें ये बताता है कितना क्लोज मीन के हमारा डेटा है। बात आई समझ में? तो ये हमें ये चीज बताता है, इसी को हम बोलते हैं मीन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन। मीन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस, यानी कि डेविएशन जो आया था हमारा यहाँ पे, मैं बार बार स्लाइड आगे पीछे कर रहा हूं, जो हमारा ये स्कोर आया था तो इसको स्क्वायर करके इसका मीन निकाल लिया, उसको हम बोलते हैं मीन ऑफ, क्योंकि डेविएशन था, मीन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वेरिएंस। आई बात समझ में? अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा चीजें, तो क्लास जो अटेंड नहीं करेगा उसको समझ में नहीं आएगा। अब आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन सैंपल क्या था? स्क्वायर्ड डेविएशंस। ये है स्क्वायर्ड रूट, तो स्क्वायर्ड का मतलब हुआ है 8 इंटू 8, स्क्वायर रूट का मतलब हुआ है ये अगर हम ऐसे लिख के 64 लिख लें तो उसका मतलब हुआ 8। तो ये डिफरेंस दोनों में है। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन, द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज द मेजर ऑफ वेरिएंस इन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। क्या है? ध्यान से पढ़ना। स्टैंडर्ड डेविएशन है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये वेरिएंस है, हमने पहले मीन डेविएशन निकाला या एवरेज डेविएशन जिसको बोलते हैं, उसको हमने स्क्वायर्ड कर दिया, उसके मीन को स्क्वायर्ड करके मीन निकाल लिया, तो वो हो गया हमारा वेरिएंस। और फिर वेरिएंस को हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया वेरिएंस का, तो वो हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आई बात? द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस is the measure of variance is observed in the observed values or variation in the clustering around the mean। तो उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हमने स्क्वायर किया था, यहाँ स्क्वायर रूट कर दिया, वही सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिया। तो अब देखो कैसे वेरिएंस कैसे निकला। द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन इज द सेम एज द वेरिएंस कैन बी सिंबलाइज्ड बाय एस स्क्वायर। तो मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन यानी कि सिग्मा मीन सम x माइनस x1, यानी कि टोटल मीन से जो डेविएशन है उससे हमने ये निकाला x माइनस x निकाल लिया, एंड देन डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। तो s स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस होता है। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, हमने जो स्क्वायर किया था वहां पे डेविएशंस का, उनका सम निकाला फ्रॉम द मीन, है ना। एंड क्या? टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स आपके हो गए। तो जो टोटल नंबर जितना भी हमारा सैंपल है वो हमारा n हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं, क्योंकि आगे जो भी एफ टेस्ट टी टेस्ट जो भी करोगे सब में ये जरूरत पड़ेगी। ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे ये हमारे पास स्कोर्स हैं कुछ 9, 8, 6, 4, 2, 1, ठीक है। टोटल नंबर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल हमारे पास n कितना हो गया? 6। अब डेविएशन निकालना है तो हमने इसका मीन निकाला, मीन हमने इसका निकाल लिया, मीन कितना आया? 5, ठीक है। तो मीन आया 5 का 5 तो हमने कर दिया 9 माइनस 5, 8 माइनस 5, यानी यहां से 6 माइनस 5, 4 माइनस 5, 2 माइनस 5, 1 माइनस 5। तो ये निकाल लिया 4, 3, 1, माइनस में आ रहे -1, -3, -4। ये टोटल आ गया आपका। ये हो गया मीन डेविएशंस हो गए आपके। अब ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ मीन डेविएशन, नहीं स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर ऑफ मीन डेविएशन। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16, 3 3 9, 1 1 1, 1 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16। ये हो गया। उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी को हम स्क्वायर बोल रहे हैं। तो स्क्वायर्ड, ये स्क्वायर हो गए इसके, ठीक। अब ये जब स्क्वायर आ गए तो इसको हमने टोटल जोड़ लिया, यहाँ पे कितना आ गया? 52। ये क्या हो गया हमारा? वेरिएंस जो हमारा आया था, वेरिएंस हमने निकाला था वहां पे। तो ये हमारा 52, ये हमारा आया 52, ठीक है। स्क्वायर्ड करके इसका हमने निकाल लिया। तो अब ये 52 हमारा क्या हो गया? सम ऑफ मीन डेविएशन, जो सम ऑफ मीन डेविएशंस
स्क्वायर्ड जो वैल्यू है वो है ये x माइनस एक्स डैश स्क्वायर। ये हो गया ना, इसको इस तरह से जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसका स्क्वायर कर लिया तो इसका स्क्वायर गई एक्स माइनस एक्स मीन था, यानी ऊपर डैश लगाता मीन होता है, वो स्कोर्स आ गया, इसी का हमने स्क्वायर कर दिया। तो अब हमारा स्क्वायर करने के बाद में जो स्कोर आया वो इतना आ गया, उस डिवाइड कर देंगे n से, ये निकल आएगा हमारा वेरिएंस। तो 8.67 इज आवर वेरिएंस। समझ में आई ये बात की वेरिएंस क्या हुआ समझ। फिर उसके बाद हम स्टैंडर्ड डिविएशन पे आते हैं। तो वेरिएंस समझ में आया? हाँ जी सर। Yes, sir. हाँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन बना रहेगा हमेशा। नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है जरा देखता हूं मैं, टाइम लगेगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अभी और भी है वेरिएशंस में, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन एमओसीटी एंड एमओवी, तो ये हम कल करेंगे। हम लोग आज like we are going to study measure of variability. Yesterday we have discussed MOCT, that is measure of central tendency. In that we have studied mean, median and mode, how they are different and where we can, what are the like side effects you can say, or what is the problem with them, or what is the qualities of them. And now we are going to study the measure of variability. I have briefly told you कि what is variability क्या होती है, कैसे मीन से डिविएट होते हैं, क्या होता है, उसी को हम लोग आगे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम आते हैं मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के ऊपर। जैसा वर्ड ही बताता है कि वेरी करना, दैट इज लाइक वेरिएबिलिटी, ठीक है। एंड हाउ वी कैन मेजर, तो डिस्क्राइब द सेट ऑफ स्कोर्स इन टर्म्स ऑफ देयर स्प्रेड और हेट्रोजेनिटी, कि कैसे उन स्प्रेड एंड हेट्रोजेनिटी मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा, कितना एक दूसरे से डेटा दूर है, क्या डिस्टेंस है उनके बीच का, कितना मींस कितना वेरी करते हैं वो। कंसीडर टू ग्रुप्स ऑफ स्कोर्स लाइक ग्रुप 1 9 5 1, ग्रुप 2 5 6 4। कौन ज्यादा वेरी कर रहा है? क्यों, कौन सा डेटा ऐसा है जो जिनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है? गेस करो, देखो, दिस वन और दिस वन। हाँ 564 सर। नहीं, 5 6 4 7 में कम है। दोनों का मीन कितना आ रहा है? बोथ हैव ए मीन एंड मीडियन ऑफ 5, है ना। ग्रुप 2 हैज मच मोर होमोजेनियस जी 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 और सिमिलर स्कोर्स देन ग्रुप 1, है ना। सो अब राइट, 9 ग्रुप 1 ही आएगा। 9 और 5 के बीच में 4 का गैप है, 5 1 के बीच में 4 का गैप है, ठीक है। 5 6 में 1 का, जी 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 6 4 में 2 का, 5 4 में 1 का। तो ये कम वेरी कर रहे हैं स्कोर्स, यहाँ पे ये ज्यादा वेरी कर रहे हैं। समझ में आई बात? जबकि मीन दोनों का है। तो अब इसी चीज को समझने के लिए हमें वेरिएबिलिटी की जरूरत पड़ती है। एक क्लास है, क्लास में जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था डिस्कस करते वक्त कि क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और मैक्सिमम स्कोर दे कैन स्कोर ऑन सर्टेन सब्जेक्ट जो मान लिया 50 का है, ठीक है। तो अगर एक बच्चे का स्कोर फुल स्कोर आ गया है 50, दूसरे बच्चे का स्कोर आया 10, ठीक है, तो 10 और 50 के बीच में बहुत है। अब इनका एवरेज निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 30। लेकिन ये 30 से बहुत दूर है और ये भी 30 से बहुत दूर है, तो इसकी वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि मीन इसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। 30 से ना तो मुझे आइडिया लग रहा है 10 का, ना तो मुझे आइडिया लग रहा है 50 का। जबकि अब इन स्कोर्स को मान लिया 10 का है, इन स्कोर्स को देखो, इनका मीन कितना आ गया 5, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 के आसपास सारे स्कोर्स हैं। इसको नहीं कर रहा है क्योंकि 9 इससे बहुत दूर है। तो इसी जो वेरिएशन को हम बोलते हैं वेरिएबिलिटी, और ये हमें बताता है कि हमारा ग्रुप एक जैसा है या उसमें बहुत स्कैटर्ड डेटा है, कोई इधर है, कहीं वो है, कहीं और है। तो ये वेरिएबिलिटी हमें ये बताती है।
कॉन्सेप्ट समझ में आया ये बात कि ये कॉन्सेप्ट वेरिएबिलिटी का क्या होता है? नो वेरिएबिलिटी इन कैश मतलब क्या है कि ये पैसे हैं कुछ, अगर आप देख रहे हैं तो सेम अमाउंट है ये सारे। यहाँ ये वेरिएबिलिटी है, ये कम पैसा है, ये ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है, ये इन दोनों से कम है लेकिन इससे ज्यादा है, ये बीच का है ना। तो मीन, ये मीन का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सेम थिंग जो मैंने आपको बताई। ठीक, अब आता है, अब जैसे वेरिएबिलिटी, अब ये भी वेरिएबिलिटी है। अगर आप देखो, मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बता रहा हूँ आपको क्या वेरिएबिलिटी है। ये बड़ी, ये सारी फिश है, ये छोटी सी फिश है, इसका कलर अलग है, तो ये वेरिएबल है, वेरी करते हैं एक दूसरे से, और ये बहुत ही अलग है ना। अब अगर इन फिशेस की बात करें तो इसके अंदर नो वेरिएबिलिटी, सब एक जैसे हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से? जी सर जी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वेरिएबिलिटी का। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमओवी, एमओवी मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था वैसे ही मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी भी है। तो क्या है? लेट्स सी, इट एक्सप्रेसेस क्वांटिटेटिवली the extent to which the score in distribution is scattered about or clustered together। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने बोल दिया कि हमारा, ऐसे रफली मैं बता रहा हूं कि हमारा मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी 5 है, तो ये हमें ये बताता है कि हमारा डेटा 5 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, कोई भी डेटा। अगर हमारा मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी 100 है तो ये बहुत ज्यादा वेरिएबल डेटा है। बात आ रही है समझ में, है ना? तो ये हमें बताता है कि हमारा स्कोर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। They describe the spread of entire set or score, entire set of scores, जैसे पहले हमने अभी देखे scores, but do not specify how far a particular score diverges from the center of the group। ये हमें बताता है कि मैक्सिमम कितना वेरिएशन है हमारे उसमें, लेकिन ये नहीं बताता मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी कि ये सेंटर से, सेंटर ऑफ द ग्रुप, ग्रुप का जो सेंटर है उससे कितना डेटा। ये सिर्फ इतना बता देता है कि 5 का मतलब है कि इनकी वेरिएबिलिटी ऑलमोस्ट 5 है, कि एक पॉइंट से ये अगर एक स्कोर 4 आया है तो दूसरे का 9 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। यानी 5 पॉइंट्स का डिफरेंसेस हो सकते हैं, या -1 हो सकता है, 4 माइनस अगर 5 कर देंगे दोनों साइड में। सो दिस इज व्हाट क्या कहते हैं वेरिएबिलिटी इज। एंड देन MOV doesn't provide information of shape or distribution of the level of performance of the group। अब ये जैसे है, आपने वेरिएबल निकाल लिया, वेरिएबिलिटी निकाल ली, तो ये नहीं बताता कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या स्क्यूड है, ये हमें कुछ नहीं बताता। ठीक है, और ये भी नहीं बताता है कि क्या कहते हैं किसी भी सैंपल की परफॉर्मेंस कैसी है। उसने एक सिंपल सा बता दिया कि 5 है। अब स्कोर चाहे 100 और 105 हो, चाहे 5 और 10 हो, चाहे वो 10 और 15 है, सबके बीच की वेरिएबिलिटी 5 ही है। तो ये सिर्फ इतना बता देता है, ये नहीं बताता कि ये स्कोर्स क्या होंगे, ये हमें नहीं बता पाता। ठीक है, तो ये हमें सिर्फ इतना ढूंढ ढांड के बता देता है कि इतना वेरी कर रहे हैं स्कोर, कितना स्कैटर है। To describe a distribution adequately, we usually must provide a MOC and MOV in addition to describe the shape। अब MOV और MOC हमने पढ़ा, हमने कल MOV पढ़ा था। अब ये हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ है, ये है, यहाँ पे मीन मीडियन मोड सेंटर में होते हैं। अगर हमें एग्जैक्टली पता करना है कि हमारा स्कोर कितना वेरी करता है तो कैसे होगा, जब अगर हमने वेरिएबिलिटी निकाल ली 5 है तो हम ये कह सकते हैं कि मीन इतना आया है, तो
तो अभी मीन से 5 इधर हो सकता है, 5 इधर हो सकता है, इतना वेरिएशन पॉसिबल है। तो एमओसी ने वो भी इन एडिशन टू डिस्क्राइब द शेप। सो यूजुअली हम पहले एमओसी की कैलकुलेशन भी करते हैं, जिससे हमें पता लगे कि हमारा स्कोर कितना है, किधर कितना डिविएट कर सकता है। एमओवी आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। हमने बात की थी इन्फ्रेंसेस की, कि हम प्रेडिक्शन करते हैं, टी टेस्ट लगाते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो उसको हम इन्फ्रेंसेस बोलते हैं। तो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप आगे पढ़ेंगे, हम वेरिएबिलिटी निकालते हैं जब हम इस तरह की स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करते हैं। अब MOV यानी मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का क्या काम है, कैसे हमें हेल्प करता है? पहली चीज, एस्टेब्लिश ए नॉर्म और स्टैंडर्ड। अब कल मैंने बात की थी कि हमने 1000 लोगों के ऊपर IQ असेसमेंट किया है, हमारे पास डेटा आ गया, हमने नॉर्म्स डेवलप कर लिए। अब हम एक इंडिविजुअल का IQ असेसमेंट कर रहे हैं, तो उससे कंपेयर कर रहे हैं, और साथ में हम ये भी बता रहे हैं कि इसका जो वेरिएबिलिटी है वो 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 होने का मतलब क्या हुआ? अगर किसी का IQ आया 90 और वेरिएबिलिटी है 5, तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई मुझे बता पाएगा क्या? कल मैंने बताया था बहुत स्पेसिफिकली और क्लियरली। आइडिया है किसी को क्या करते हैं? बोलिए। मतलब ये वेरी कर सकता है 5 पॉइंट, एरर के चांसेस इतने हैं, 95 हो सकता है, 85 भी हो सकता है, तो इतना वेरिएशन होता है हमारे हो सकता है, ये हमें बताता है ये 5। बीच में बोल दिया करो भाई। तो कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप विद दैट स्टैंडर्ड डेवलप करेंगे। फिर हम उसको, यही मैंने बताया कि आप उसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मैंने बोला कि आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा जो इंडिविजुअल है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कितना वैरी कर सकती है, तो ये हमें पता लगता है। कंपेयर वन ग्रुप परफॉर्मेंस विद अनदर ग्रुप परफॉर्मेंस। अब वेरिएबिलिटी हमें दूसरे की परफॉर्मेंस, और मान लिया 2 ग्रुप हैं, दोनों का निकाला है, तो हमें वो बताएगी दोनों में कितना डिफरेंस है। तो 2 ग्रुप की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए भी कहा जा सकता है कि वो माना जा सकता है कि भाई वो एक बेहतर ऑप्शन है। ठीक है। टाइप्स ऑफ MOV, देयर आर 5 मेजर्स ऑफ वेरिएंस। क्या है देखते हैं। रेंज, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। इनमें से कुछ के नाम भी आपने सुने। ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं रेंज। अब रेंज क्या होता है? रेंज को हमने जैसे कुछ स्कोर्स हैं, 5, 8, 9, 10, 15, 18, 20, ये इतने ही है। ठीक। अब इसकी रेंज कैसे निकालनी है हमें? इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 18। सबसे छोटा कौन सा है? 5। तो 18 माइनस 5, 13। 13 इज द रेंज। रेंज क्या कहा? URL यानी जो अपर रेंज की लिमिट है वो, यानी X मैक्स। यानी इसमें सबसे बड़ा क्या है? इसको आप अरेंज कर सकते हैं वैसे, सबसे बड़ा वैसे ये अरेंज भी है। तो आज हम इसका स्टार्ट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। सो स्टिल हम लोग वेरिएबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, और तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आज हम डिस्कस करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? It is a SD expressed as a percentage of arithmetic mean. SD हमें पता है क्या है? SD is standard deviation। कैसे निकालते हैं ये हमने कर लिया। पुनीत जी, हाँ माइक पुनीत जी, ठीक है, अच्छा किया आपने बंद कर दिया। So SD expressed as a percentage of arithmetic mean। तो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो SD in
परसेंटेज ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ए परसेंटेज एज ऑलरेडी लाइक ऊपर लिखा हुआ है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एस डी इंटू 100 डिवाइडेड बाय मीन। जैसे हम निकालते हैं परसेंटेज, जैसे निकालते हैं सिंपली, जैसे हमें निकालना है कि परसेंटेज का फॉर्मूला इसी तरह से होता है, तो हमने वही यहाँ पे किया, एच डी इंटू 100 डिवाइड, तो क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ द अर्थमेटिक मीन का परसेंटेज हमने निकाल लिया। तो अब ये इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका यूज क्या है? यूज है व्हेन वन हैज टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ द डिफरेंट ग्रुप having different unit of measurement, then it needs to be converted into percentage. That is where coefficient of variation is used. अब इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मैं ये कहूं आपसे कि एक स्टूडेंट है जिसके 100 में से 50 मार्क्स आए हैं, ठीक है, ऐसे लिखिए, 100 में से 50 मार्क्स आए, एक बच्चे के 200 में से 80 मार्क्स आए, और एक के सपोज 500 में से 250 मार्क्स आए। तो अब मुझे आप ये बताओ कि क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं 250 ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 50 एंड 80? कहना ठीक रहेगा क्या? ये बताएं, क्या ये ठीक रहेगा अगर हम ये बोलें कि 250 ज्यादा है बाकी सबसे? नहीं, क्योंकि क्या है कि अगर हम देखें, अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो 100 का 50 कितना हुआ? 50%। 200 का 80 कितना हुआ? 40%। 250 का 500 का 250 कितना हुआ? 50%। तो हम कह सकते हैं ये और ये इक्वल मार्क्स हैं, क्योंकि एक 200 में से है और 500 में से है और एक 100 में से है, दोनों का परसेंटेज जो है वो सिमिलर है। तो ये हमें ज्यादा बेहतर तरीके से बता रहा है। लेकिन अगर हम 250 बोलेंगे तो हमें लगेगा 50 से तो ये बहुत ज्यादा है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी नीड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कहां पे जरूरत होगी? ये देखो, फिर से मैं रीड करता हूं। व्हेन वन हैज टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स हैविंग डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, and then it needs to be converted into percentage, that is where coefficient of variance is used. तो वहां पे ज्यादा डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो हमें पता लग जाएगा कौन सा परसेंटेज में ज्यादा है। कि अगर यूनिट कैसे डिफरेंस हो सकती है, साइकोलॉजी का कोई एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हम बोले कि IQ, सपोज एवरेज IQ 100 है और हमने दो चीजें ले ली, IQ ले लिया और एकेडमिक अचीवमेंट ले लिया, ठीक है। अब हमें देखना है किसी का IQ 90 है, 100 है, किसी का 150 है, किसी का 80 है सपोज, और तो एवरेज तो हम मान के चलते हैं 90 to 100 का है, तो उससे कितना वेरी कर रहा है हमें पता है कि भाई 90 वाला एवरेज से थोड़ा कम है या एवरेज है, 150 वाला एवरेज से बहुत ऊपर है, मतलब जीनियस हो सकता है। एकेडमिक मार्क्स सपोज 100 में से नहीं है, वो 500 में से है, ठीक है। 500 में से किसी को 250 मिले, किसी को 350 मिले हैं, किसी को 400 मिले हैं। तो अब हम इसको कंपेयर करें कि 100 200 से ज्यादा है, जिसका 100 IQ है उसका 250 क्या कहते हैं स्कोर है, तो अब कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। ये मार्क्स है, ये IQ है, इंटेलिजेंस कोसेंट है। तो अगर हम इनका परसेंटेज निकाल लें और इसका परसेंटेज निकाल लें तो हमारे लिए कंपेयर करना इजी हो जाएगा कि किस IQ के लोग किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट हैं, एक मार्क्स है, एक IQ है। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी सर, आ रही है।
समझ में आया? क्लियर है अभी ये? तो अब हम आगे चलते हैं। स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी स्कोर्स को हमें चेंज करना होता है। तो इट इज डन टू सिंप्लीफाई द डेटा, मेक कैलकुलेशन इजी, रिड्यूस एरर। तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म करना स्कोर को, इसको हम बोलते हैं। सिंस एस डी इज और ऑल एमओवी आर मेजर ऑफ डिस्टेंस, therefore when a constant is added or subtracted to each observation, the SD or MOV remains the same as the distance between the scores remain the same. इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं कि जो आपका मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है वो क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस सपोज मीन है, सो अगर तो उससे कितना डेविएट हो रहा है, कितना मीन से भी क्या मतलब स्कोर्स एक दूसरे से कितना वेरी कर रहे हैं। जैसे कल हमने बात की थी 90 है, 100 है, 200 है, तो इनके बीच एवरेज लेवल पे ये एक दूसरे से कितना वेरी कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है। अब अगर हम कुछ चीजें कांस्टेंट, एक कांस्टेंट नंबर इनमें ऐड कर दें, सपोज 100 100 100, यानी 190 100 300, तब भी इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है। अगर कहने का मतलब है अगर हम कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दें तो भी जो उनका डिस्टेंस है बीच का वो इक्वल रहेगा। तो ये मतलब मैथमेटिकली आप ऐसे समझे कि भाई किसी के पास 50 रुपए, किसी के पास 100 रुपए, किसी के पास 200 रुपए है, तो उनके बीच का डिफरेंस इक्वल है। अब मतलब जितना भी है जो डिफरेंस आया यानी कि वेरिएबिलिटी, उसमें आप 200 और ऐड कर दें तब भी वही बात रहेगी। तो ये क्या कह रहा है? तो सिंस SD इज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस, right, therefore when a constant is added, subtracted each observation, the SD or कोई भी measure of variability remains the same. तो अब चाहे 100 है, 200 है, 300 है, इसमें से आप 50-50 माइनस भी चाहे कर दो, तब भी आपकी वेरिएबिलिटी वही रहेगी। इस अगर एक कांस्टेंट नंबर सब में से अब ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। बट when constant is multiplied or divided to each observation, the SD also gets multiplied divided by the constant. अगर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो क्या होगा? जो हमारा SD है वो भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। मान लिया SD हमारा 5 है और सब में हमने 5 मल्टीप्लाई किया है, तो SD भी हमारा 5 into 5 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 into 5 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। अगर वेरिएबिलिटी 5 है तो मल्टीप्लाई करने पे ऐसा होता है। इन केस मीन व्हेन ए कांस्टेंट इज एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड, इट डिवाइड और डिवाइडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, द मीन वैल्यू आल्सो गेट्स एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर मीन है, सो मीन सपोज हमारा 32 है एक सैंपल का, एक का 35 है, एक का 36 है, तो इसमें जो भी हम मीन्स में अगर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी उसी तरीके से चेंज हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड और डिवीजन बाय कांस्टेंट होल्ड ट्रू आल्सो फॉर द मोड एंड मीडियन। मोड और मीडियन के लिए भी यही चीज होती है। स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन हैज नो इफेक्ट ऑन इफेक्ट ऑन कोरिलेशन। तो इनके बीच का दो वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 के बीच का जो कोरिलेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, चाहे आप उसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या फिर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है। तो ये अगर स्कोर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें हमारा जो फाइनल वेरिएबिलिटी आता है या मीन आता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो भी उसी तरीके से चेंज हो जाता है। फैक्टर दैट अफेक्ट वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं?
कल हमने डिस्कस किया था एक्सट्रीम स्कोर्स, यानी कि एक 50 स्कोर है और एक 500 है, तो डेफिनेटली ये इसके वेरिएशन को अफेक्ट करेगा. more are the extreme scores, more the variability. जितना ज्यादा भाई डिफरेंस होगा उनके भी डेटा के बीच में, उतना ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी. सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इज least affected by the extreme values as it focuses on the middle of the distribution. अब कल मैंने आपको ये बताया था, ये आपका है Q1, Q2, Q3 बताया, तो ये इनको हटा देता है, इसको हटा देता है, सिर्फ इस पे फोकस करता है. तो एक्सट्रीम स्कोर्स ऊपर के और नीचे के निकल गए. तो जो ये स्कोर है यानी इंटर क्वार्टाइल, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है, ये कम से कम अफेक्टेड होती है या बहुत ही कम अफेक्टेड होती है फ्रॉम एक्सट्रीम स्कोर्स. ठीक है, यही ये बात है. सैंपल साइज रेंज गेट्स अफेक्टेड but SD variance and semi interquartile range is relatively unaffected. अब सैंपल साइज कैसे अफेक्ट करता है? सैंपल साइज गेट्स मोस्ट अफेक्टेड but SD variance and semi interquartile range is relatively unaffected. तो हमारा जो सैंपल साइज है वो क्या करता है, उसमें अगर हम देखें तो जो रेंज है वो एक्सट्रीम स्कोर से अफेक्टेड होगी, लेकिन एसडी वेरिएंस नहीं अफेक्टेड होगा. रेंज हमने कल बात की थी, एक स्कोर 5 है, एक है 500 सबसे बड़ा और सबसे छोटा, आपस में माइनस कर देंगे तो 495 आ जाएगा, तो ये आपकी रेंज आ गई. लेकिन बीच के स्कोर कोई कंसीडर ही नहीं करता. तो सब अगर एक्सट्रीम स्कोर्स हैं तो रेंज सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा. वेरिएबिलिटी का जो मेजर है रेंज, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा. और जो आपका सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, एसडी वेरिएंस, ये लेस अफेक्टेड होंगे. ठीक है, या नहीं होंगे. एज वन इंक्रीजेस द नंबर of the scores in a sample, one tends to increase the range because each addition score has the potential to replace the current highest lowest in the set. Thus the range is directly related to the sample size. तो अगर हम सपोज 500 था और कोई स्कोर उसके अंदर आ गया 510 का, तो रेंज चेंज हो जाएगी इमीडिएटली. लेकिन अगर बाकी वेरिएबिलिटी की बात करें तो वो इतना इजीली चेंज नहीं होंगे. तो एक सिंगल स्कोर हाई या लो आपकी रेंज को अफेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट में हम आते हैं स्टेबिलिटी अंडर सैम्पलिंग और सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस. रेंज गेट्स मोस्ट अफेक्टेड बाय एसडी, बट एसडी variance and semi interquartile range is relatively unaffected. Already discussed. This is so as when task several different sample takes several different samples from the same population, one would expect the sample to be similar. Hence, variability value of each sample will also be more or less the same. तो ये क्या कह रहा है, एक पॉपुलेशन है हमारी, इससे सैंपल 1, 2 and 3 हमने लिए, क्योंकि एक ही पॉपुलेशन से हैं, सैंपलिंग हमने प्रॉपरली की, तो हम मान के चलते हैं इनकी जो वेरिएबिलिटी होगी वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी. ये लाइन ये बोली. ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, कल हमने बात की थी व्हाट इज ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन. For it, range SD variance cannot be computed as to compute when one needs to take all the scores into account. In such cases, only semi-quartile range can be calculated. कल हमने एग्जाम्पल के साथ इसके बारे में बात किया था. अगर नहीं है तो आप क्या कहते हैं, क्लास में थे या नहीं थे, फिर उस पर डिपेंड करेगा. लेकिन ये हमने कल डिस्कस किया, क्योंकि ओपन एंडेड में क्या है कि हमें पता है कि हमें नहीं पता है एक साइड, अपर साइड हमें नहीं पता है कि क्या होगी. तो उसमें सबसे अच्छा काम करता है आपका सेमी क्वार्टाइल डिविएशन, क्योंकि इसमें हमें इसकी जरूरत ही नहीं है एक्सट्रीम्स की, या जो आगे के स्कोर्स हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, इतना क्लियर. तो ये हमारा कंप्लीट हुआ एमओवी, एमओसीटी और एमओवी. नाउ we are going to understand how they are related
टू ईच अदर। ठीक है, तो मीन वर्सेस वेरिएंस एंड एसडी। वेरिएंस एंड एसडी हैव ए डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि एसडी से ही वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट, और वो कल हमने डिस्कस किया सारा। तो मीन का डायरेक्ट वेरिएंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है एसडी के साथ में, एंड डायरेक्ट रिलेशन टू द मीन as they are based on the deviation from the mean। अगर हम कल की बात करें तो हमारे कुछ स्कोर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी, फिर हम मीन निकालते हैं, मीन से डिस्टेंस इसकी निकाल लेते हैं कितना है, जो x डैश हमने किया था, एंड देन हम इसको स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे कि x माइनस एक्स डैश का स्क्वायर हम कर लेते हैं। तो वेरिएंस और तो मीन, यहाँ पे मीन की आई जरूरत, मीन से ये आया, फिर उसके बाद आपका वेरिएंस आ गया, अंडरस्कोर कर दिया हमने, ये हमने कल डिस्कस किया था। अगर कहीं पे आपको लग रहा हो नहीं समझ में आ रहा, मैं बहुत ही आराम से चल रहा हूँ एक एक कॉन्सेप्ट्स को लेके, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के, क्योंकि थिंग्स विल गेट कॉम्प्लिकेटेड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस्ड है बाकी की स्टैटिस्टिक्स भी आपको, क्योंकि मीन निकालना पड़ेगा, एसडी निकालना पड़ेगा, वेरिएंस निकालना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना पड़ेगा, ऑल दोस थिंग्स वी हैव टू डू। ठीक है, तो अब हम आते हैं मीडियन वर्सेस सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। मीडियन और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या है देखते हैं। सिंस बोथ आर बेस्ड ऑन द परसेंटाइल्स, दोनों परसेंटाइल्स पे हैं, है ना, मीडियन भी हम बीच का देखते हैं और सेमी इंटरक्वार्टाइल भी इसी तरीके से हम निकालते हैं। तो दे शेयर कॉमन फाउंडेशन एंड टेंड टू बी एसोसिएटेड व्हेन median is used as a MOCT, then semi interquartile used as a MOV। अब ध्यान रखो, जब आपने स्टैटिस्टिक्स यूज की तो अगर आप मीडियन यूज कर रहे हैं तो आपको सेमी इंटरक्वार्टाइल डेविएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मीडियन निकाला है तो उसके ऊपर, क्योंकि स्कोर्स नहीं है, मीन निकालने के लिए आपको सारे स्कोर्स चाहिए, तो सिर्फ चाहे वो एक्सट्रीम स्कोर है, चाहे वो मिडिल के स्कोर है, कुछ भी है, यहाँ पे जब हम मीडियन निकाल रहे हैं तो हमारा वेरिएबिलिटी जो यूज होगी वो यूज कौन सी होगी, सेमी इंटरक्वार्टाइल। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, बिकॉज बोथ आर रिलेटेड। उसी तरह से जहां पे मीन यूज हो रहा है वहां पे आप एसडी और बाकी चीजें यूज कर सकते हैं, क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन स्कोर्स। रेंज हैज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप टू एनी अदर मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब एनी अदर thing, right? So range has no direct relationship to any other statistical measure. For this reason, it is rarely used in conjunction with other statistics। तो बहुत ही कम किसी के साथ में यूज नहीं होती है ये, और ये दोनों चीजें यूज होती हैं। रिलेशनशिप समझ में आया, रिलेटेड है, अगर पहले के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये समझ में आएगा। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। अनिल जी अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज।